नमस्कार सभी विद्यार्थियों का ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। देखिएगा बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर जो पहला टेस्ट पेपर आप लोगों ने दिया है उसके सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ इस बात की चर्चा करने वाला हूं कि आपने जो अभी पेपर दिए हैं उनके उत्तर क्या होने चाहिए थे और उन उत्तरों को आपको लिखने का बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए था। इन तमाम बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। चूंकि ये जो पेपर था 40 नंबर का पेपर था और इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी प्रश्न दिए उनके उत्तर जो है मैं बाकायदा बोर्ड पर लिख करके आप लोगों को समझाऊंगा यहां पर। तो आज इस वीडियो के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करते हैं कि उन्हें बोर्ड की कॉपी में कैसे करना चाहिए। तो जो बातें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से आप लोग सुने और उन्हें अगले पेपर के अंदर जो शनिवार को पेपर होने वाला है 22 मई को, उस पेपर के अंदर आपको वो बातें अप्लाई करनी है। तो पहली बात तो जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हो उसे आप जिस कॉपी में देते हो, जिस रजिस्टर में देते हो उसका चयन अच्छे से करें। यानी कि आपके पास एक ऐसा रजिस्टर हो जो बोर्ड स्टाइल की कॉपियों के अंदर आता हो, जैसे वो रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। मोस्टली इस टाइप का एक रजिस्टर आपके पास हो, ठीक है ना। तो यहां पर ये टेस्ट पेपर मैंने बना रखा है, इसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, अब देखिएगा ये जो कॉपी है यहां पर जैसे यहां मार्जिन लाइन नहीं है तो आपका पहला काम ये है कि आप अपनी कॉपी के अंदर मार्जिन लाइन खींचेंगे। जैसे सपोज करिएगा कि आपका ये पेपर है, ये आपका पेज है, यहां पर किसी तरह की मार्जिन लाइन नहीं खींच रहा है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, पेपर को सोल्व करने से पहले आपने क्या करनी है, यहां पर एक मार्जिन लाइन खींचनी है। तो ये आपने एक मार्जिन लाइन खींच दी, ठीक है। दूसरा काम होगा कि कॉपी की ये जो साइड होती है इस साइड भी आप बिल्कुल किनारे पर एक मार्जिन लाइन खींच देंगे, ठीक है, और एक और खींच देंगे। यानी कि डबल लाइन आप लोगों को खींचनी है यहां पर। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लेना कि ये जो लाइन खींच रहे हो आप ये बिल्कुल किनारे पर होगी, बिल्कुल किनारे पर, ठीक है। ये आपने यहां पर लाइन खींच दी। अब ये जो मार्जिन लाइन होता है इसका उपयोग क्या होता है ये हमको जानना बड़ा जरूरी है। इस मार्जिन लाइन के अंदर यानी कि दो पार्ट हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये जो पार्ट है यहां पर बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो ये पार्ट केवल और केवल क्वेश्चन संख्या लिखने के लिए होता है। यानी उत्तर की जो संख्या होती है वो आप लोगों को लिखना होता है। अब कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने पेपर किया है और उसके अंदर क्वेश्चन भी लिख दिए। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने होते, एक तो ये ध्यान रख लेना। डायरेक्ट आपको क्या लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं, उत्तर लिखने होते हैं। और उत्तर लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर आएगा वो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी आप लोग सुन ले जाए कि उसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, यानी फर्स्ट के 10 हो गए। और ये जो पूरा पेपर है आपका वो 5 खंडों के अंदर, 5 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, बटा हुआ होगा। तो जब आप काम करेंगे तो बाकायदा पहले यहां ऊपर ही ऊपर आपको ये मेंशन करना है कि आप खंड ए के काम कर रहे हो। अब आप कोशिश करिए कि इसको किस तरह से डिजाइन बना सकते हो, हाईलाइट करना है इस चीज को कि आपने ये लिखा है। अब ये जिस लाइन के अंदर लिखा है उस पूरी लाइन को फ्री छोड़ दीजिए। अब इससे अगली लाइन के अंदर यहां से आपको लिखना है, जैसे आपने लिखा उत्तर, तो उत्तर आप पहले का दे रहे हो और पहले में भी फर्स्ट का उत्तर लिख रहे हो। तो फर्स्ट का उत्तर लिख रहे हैं तो जैसे मान लीजिए मैं आपको उत्तर भी समझाता चल रहा हूं कि पहला जो क्वेश्चन था ये था कि भाई सूरदास जी ने आँखियों को भूखी बताया है। यानी सूरदास जी तो सूरदास जी ने किसकी, वो ऊपर देखे ना, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव कि आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कि हमारी जो आंखें हैं वो भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शनों की भूखी है। कैसे रहे रूप रस रांची, ये सुन बतियां सूखी। यानी कि जो आंखें भगवान श्री कृष्ण जी के रूप और उनके आनंद में डूबी रहती थी, ये तुम्हारी निर्गुण भक्ति की बातों को सुनकर ये कैसे रह सकती है। तो इसका उत्तर आ रहा है हरि दर्शन की। तो आपका जब उत्तर लिखता है तो आपको डायरेक्ट ये लिखना है हरि दर्शन की। तो इसका उत्तर था हरि दर्शन की। और यहां
इसी के तुरंत बगल के अंदर आपने इसका ऑप्शन भी लिख देना है कि ये द है, तो इसका उत्तर ये द आ गया। तो ये आपका एक उत्तर हो गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, फिर सेकंड पे जाएंगे। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो सुनिएगा क्या है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इस पद में गोपियों ने क्या भाव व्यक्त किया है। तो इस पद के अंदर गोपियों ने जो भाव व्यक्त किया वो क्या है, अनन्य प्रेम निष्ठा व भक्ति भाव। इसके अंदर जो उत्तर आएगा ये आएगा अनन्य प्रेम भाव व भक्ति निष्ठा। तो ये उत्तर आ गया। अब इसका ऑप्शन ये स है, तो इसके ब्रैकेट में आपने लिख दिया स। ठीक है, फिर तीसरे नंबर का क्वेश्चन, ठीक, तीसरा क्वेश्चन है विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या है। अब सुनिएगा, यहां पर देखिएगा मैंने बार बार में एक टॉपिक था भाषा व्याकरण लिपि। तो यहां पर मैंने बताया कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने हाव भाव एवं विचारों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है और दूसरे के द्वारा बोले गए विचारों को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो भाषा जो है अभिव्यक्ति करने का माध्यम है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो भाषा आएगा। तो आपने इसका उत्तर लिख दिया भाषा, और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, ब है। तो आपने लिख दिया ये ब। फिर उसके बाद में देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि भाषा के चिन्हों को प्रकट करने का माध्यम है, यानी कि भाषा के लिखे हुए चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी भाषा को जिन चिन्हों के अंदर प्रकट करते हैं वो भाषा को प्रकट करने वाले जो चिन्ह होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, लिपि के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा लिपि। इसका जो उत्तर आएगा वो लिपि आएगा और इसका ऑप्शन है स। फिर पांचवें नंबर का सवाल है और पांचवें नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के प्रकार कौन से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बिजली से संचालित होने वाले संचार माध्यमों को इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम कहते हैं। और इनके अंतर्गत दो चीज आती है, रेडियो, टेलीविजन। तो रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है और जो टेलीविजन है वो दृश्य श्रव्य माध्यम है। समझ में आए ना। तो यहां पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसका जो उत्तर है यहां पर देखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए एक चीज दे दी कि दृश्य माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर आना चाहिए था वह था उपर्युक्त सभी। इसका जो उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी और इसका उत्तर हो गया द, यानी कि। फिर छठे नंबर पर देखिएगा, 6 नंबर पर है खबर का लिखित रूप है। अब सुनिएगा कि जो मीडिया की लैंग्वेज होती है उसमें जो बड़ी खबरें होती हैं, जो खबर होती है, उनको स्टोरी कह करके संबोधित कहा जाता है। खबरों को क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है मीडिया की लैंग्वेज में। तो यहां पर देखिएगा खबर का जो लिखित रूप है वो कहलाता है स्टोरी। अब इसके अंदर ऑप्शन है लीड। लीड का मतलब होता है शीर्षक। शीर्षक यानी कि अपन कह सकते हैं तो उल्टा पिरामिड शैली का एक अंग हो गया, तो ये उत्तर नहीं है। फिर दे रखा है बाइट। बाइट का मतलब कथन होता है, टेलीविजन से जुड़ी हुई है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है पटकथा, ये भी टेलीविजन के काम आती है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या है, स्टोरी है। इसका जो उत्तर है वो है स्टोरी। और इसमें जब हम लिखेंगे स्टोरी के अंदर तो ये आ जाएगा ब। इसके बाद देखिए 7वें नंबर का क्वेश्चन है। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है कि इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। अब इसका मतलब यह है कि इंटरनेट से संचालित होने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है एंकर, साइबर, बाइट, यूनिकोड। तो अभी मैंने बताया बाइट का मतलब कथन होता है, टेलीविजन से जुड़ी हुई है। यूनिकोड क्या है, एक मंगल यूनिकोड फॉन्ट, ये एक फॉन्ट का नाम है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। एंकर जो होता है न्यूज को पढ़ने वाला, जो टेलीविजन पर आता है वो एंकर कहलाता है। तो देखिए साइबर, अपन कहते हैं ना साइबर पत्रकारिता, साइबर एजुकेशन। तो इंटरनेट से संचालित होने वाली जो गतिविधियां हैं वो साइबर के नाम से जानी जाती हैं। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा साइबर। इसका जो उत्तर आएगा वो साइबर होगा और इसका उत्तर है ब। फिर 8वें नंबर का सवाल है,
ठीक है। 8वें नंबर पर है विभक्ति युक्त पद कहलाता है। तो देखिएगा विभक्ति युक्त पद कहलाता है शब्द। अब देखिए पद और शब्द में अंतर क्या है। जैसे अपन ने कहा कि भाई व्याकरण जो होती है उस व्याकरण के 3 अंग होते हैं, एक तो वर्ण होता है, एक शब्द होता है और एक वाक्य होता है। ये 3 होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, यही वर्ण के साथ साथ क्या चलती है, ध्वनि चलती है, और शब्द को क्या कहते हैं, पद। तो सामान्य तौर पर जैसे मान लीजिए राम, श्याम, घर, ऐसे अपन शब्द लिख रहे हैं तो ये शब्द है। लेकिन जब इन शब्दों को एक व्याकरण की इकाई के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो ये शब्द क्या कहलाने लग जाते हैं, पद कहलाने लग जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो ये जो ने आया है तो इनको क्या बोला जाता है, इनको कारक चिन्ह बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, कारक चिन्ह। इन्हीं को क्या बोला जाता है, विभक्ति चिन्ह बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, विभक्ति चिन्ह। और इन्हीं को बोला जाता है परसर्ग। इन्हीं को क्या बोला जाता है, परसर्ग बोला जाता है। तो ये इन्हीं के नाम हैं। तो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन था कि जो विभक्ति युक्त शब्द होता है वो क्या कहलाएगा, तो इसका उत्तर आएगा पद। इसका उत्तर क्या आएगा, पद आएगा। और यहां पर ऑप्शन है इसका से। फिर है 9वें नंबर का, तो यहां पर देखिए गोपियां सूखी सरिता किसको कहती है, तो गोपियां कहती है ये सरिता है सूखी। तुम तो मतलब बालू मिट्टी में नाव चलाने की जिद कर रहे हो, तो ये सरिता है सूखी। तो ये सरिता का मतलब है हृदय। सरिता का मतलब वैसे तो नदी होता है, लेकिन यहां पर जो सरिता शब्द आया है वो गोपियों ने अपने हृदय के लिए कहा है कि हमारा हृदय हर तरह की भावनाओं से खाली है, उसमें तो केवल और केवल कृष्ण का प्रेम और उनकी भक्ति भाव छिपे हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने बताना है अपने हृदय को। यहां पर गोपियों ने क्या कहा है, अपने हृदय को। ठीक है, अपने हृदय को, तो अपने हृदय को कहा है तो इसका ऑप्शन है बै। तो आपने बै लिख दिया। फिर आ रहा है 10वें नंबर पे, तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव है। तो इसके अंदर आएगा निश्चल प्रेम। इसके अंदर जो आएगा वो क्या आएगा, निश्चल प्रेम। निश्चल प्रेम आएगा और इसका उत्तर होगा, ये हो गया से। अब सुनिएगा इसके आगे देखिए मैंने ये लिख रखा था, इसमें एक नोट डाल रखा था क्वेश्चन के अंदर कि प्रश्न संख्या 2 से लेकर 9 तक के जो क्वेश्चन होंगे वो अपठित गद्यांश के आते हैं। तो मैंने एक कोशिश करी थी कि आपको बोर्ड पेपर के पैटर्न के हिसाब से एक पेपर बनाऊं और वो क्वेश्चन हटा दूं जो अपने सिलेबस में नहीं है, जो टॉपिक नहीं है, तो उनको हटा दूं, पूरे 28 क्वेश्चन का सेट करूं। इस टाइप से मैं चाह रहा था आप लोगों के लिए पेपर, इसलिए मैंने वहां पर एक नोट डाल दिया कि 2 से लेकर 9 तक की जो संख्या है वो अपठित गद्यांश होगा, उसके क्वेश्चन आएंगे। उसके आगे के क्वेश्चन अब मैं नोट कर रहा हूं। तो आप लोग इस चीज के लिए कंफ्यूज हो गए। कई स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सर यहाँ पर गद्यांश तो दिया ही नहीं। भाई गद्यांश आपके टॉपिक में, आपके सिलेबस में दे ही नहीं रखा था, तो इसलिए नहीं दिया था। तो जब भी आपका अपठित गद्यांश वाला टॉपिक आएगा तब मैं आपका जब पेपर बनाऊंगा तो उसमें दूंगा ये। तो आपके, मैं ये चाहता हूं कि आपके जो 28 क्वेश्चन है वो एक बार माइंड के अंदर सेट हो जाएं कि 1 नंबर पर सवाल ये ऐसा आता है, 2 नंबर पे सवाल ये आता है, 3 नंबर पे सवाल ऐसा आएगा, चौथे नंबर पे ऐसा आएगा। 28 के 28 सवाल आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए ताकि पेपर आते हैं आपको मालूम हो इतने नंबर पर इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो आपके एक अच्छी तैयारी की जो रणनीति होती है वो इसी टाइप की होती है। तो जैसे आप मान लीजिए आपने यहाँ पर ये 10 के 10 सवाल कर दिए हैं, ठीक है। अब 10 सवाल कर दिए हैं और उसके बाद में देखिएगा जो क्वेश्चन संख्या 2 से लेकर 9 तक होगी, क्वेश्चन संख्या 2 से लेकर 9 तक होगी तो वो आप अपठित गद्यांश के करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप लाइन खींच देंगे। यहां पर आपको क्या करनी है, एक लाइन खींच देनी है। तो ये एक पार्ट यहां पर चल रहा है अभी, तो इस तरह से आपने यहां पर एक बात कर ली। अब देखिएगा अपठित गद्यांश वाले छोड़ देंगे अपन क्योंकि इस पेपर में था नहीं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 10 और 11, और ये जो 10वां क्वेश्चन होगा, मैं यहां पर उत्तर लिख रहा हूं डायरेक्ट 10वें का। ये जो 10वां और 11वां क्वेश्चन होगा ये पीयूष प्रवाह में से आएगा। 10वां और 11वां जो क्वेश्चन होगा ये पीयूष प्रवाह में से आएगा और वहां से आएगा, ये रिक्त स्थान के रूप में आएगा। तो रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका क्या रहता है, आपको बाकायदा ये पूरी लाइन लिखनी होती है। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने क्या करा, डायरेक्ट उत्तर लिख कर दे दिया। नहीं,
इस वाले क्वेश्चन को, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का जो उत्तर लिखते हैं तो वो पूरी लाइन को लेते हुए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ये आपको ये क्वेश्चन दिया था कि यह उत्सर्ग, जैसे यह उत्सर्ग प्रेम जनित, उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। तो ये जो उत्तर आया है इसको आप अंडरलाइन कर देंगे कि यहां पर ये इसका उत्तर था, इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और फिर आएगा उत्तर संख्या 11। उत्तर संख्या 11 है तो ये है कि राम राम ये भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई है। इसका उत्तर जो लिखना है हड्डियां लिखना है। तो जैसे ये मैंने आपको लिखा है पूरा का पूरा, इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन भी यहां पर नोट करना है। तो देखिएगा कितना शानदार तरीके से आपको एक व्यू नजर आएगा लिखने का। जब आपका ये क्वेश्चन हो गया तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिएगा ये जो बड़े क्वेश्चन दे रखे हैं खंड ब के, इनके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो आप ये जो टेस्ट सीरीज वाले वीडियो हैं सॉल्यूशन वाले, इनको क्रम से देखते हुए चलें ताकि आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ विकसित हो। एक एक खंड का हम पार्ट करते हुए चलेंगे ताकि बड़ा वीडियो ना हो, देखने में आपको बोरियत फील ना हो। इस वजह से इनके सॉल्यूशन समझाते हुए चलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा जो टेस्ट पेपर लिए जा रहे हैं वो आपको लग रहा है उनका कुछ अच्छा लेवल है और अच्छे क्वेश्चन है जो आने लायक हैं, तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आपके सहयोग से और भी विद्यार्थी हैं, आज भी ऐसे हैं जिनके पास में एक अच्छी एजुकेशन की कमी है, वहां तक ये वीडियो पहुंच सकते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास सोशल ग्रुप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वहां पर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वहां तक ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खंड ब के उत्तर लेके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।